अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटाबेस के बारे में। इससे पहले जो मेरा लेक्चर था वो फाइल प्रोसेसिंग के ऊपर और मेटा डाटा के ऊपर था और इसके जो डिसएडवांटेजेस थे वो वाले, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने डेटाबेस की तरफ। अभी ये हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और इंशाल्लाह इसको हम अभी इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आप लोगों को ये भी बताती जाऊंगी कि आउटलाइन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक जो है वो क्लियर कवर करने हैं। डेटाबेस क्या होता है, अब इस डेटाबेस को पढ़ने से पहले इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो आप वीडियो देखते हैं तो उस पर एक थंब अप दे दिया करें, क्योंकि इससे देने से ना तो आप लोगों को कोई पेन होगी और ना ही कुछ होगा। और अगर आप लोगों को कोई ना कोई अपने थम्स को अप करने में कोई पेन हो रही है तो देन मुझे ईमेल करें और वहाँ पर जाकर जो है वो देन मैं आपको वहाँ पर सोल्यूशन बता दूंगी कि आपको लाइक करने में जो आपको परेशानी आती है उसका सोल्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ जिसमें हम लोग डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर्ड इन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर। यानी हमारे पास हमारे कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, जो डाटा हमने कलेक्ट किया था उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करने का जो हमें एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट मैनर प्रोवाइड करता है वो हमारे पास होता है डेटाबेस। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था ये हम लोग पास्ट में यूज़ करते थे, ठीक है, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। यानी उसमें डाटा स्टोरेज के कोई खास कोई भी एफिशिएंटली हम लोग उसमें कोई भी डाटा जो था वो स्टोर नहीं कर पाते थे। उसके अंदर डाटा रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, उसकी जो इंटेग्रिटी प्रॉब्लम थी वो भी बहुत ज़्यादा आ जाती थी, यानी एंड सो ऑन बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी वो उसके अंदर, तो उसमें सिक्योरिटी भी नहीं रहती थी। उसमें जो डाटा होता था वो फाइल्स या फोल्डर्स के अंदर जो था वो स्टोर होता था, ठीक है। तो जो टेप होती थी, डिस्क होती है उसके अंदर। लेकिन अब हमारा डेटाबेस आ गया है और इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम अपने डाटा को एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट मैनर में स्टोर कर सकते थे। The word organize mean that data is stored in such a way that the user can use this data easily। यानी organize का मतलब होता है कि हम इस तरह डाटा को यूज करें, इस तरह डाटा को स्टोर करें कि जो हमारे यूजर होते हैं वो डाटा को इजीली जो है वो यूज कर सकें। The word related mean that a database is normally created to store the data about a particular topic। The word related mean that a database is normally created to store the data about the particular topic। यानी organize का मतलब होता है कि हमने डाटा को इस तरह स्टोर करना है कि यूजर जो है वो इसे इजीली यूज कर सके। और जो वर्ड रिलेटेड का मतलब होता है कि हमने ऐसा डाटा जो है वो क्रिएट करना है, स्टोर करना है जो हमारे पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करें। For example, if a student is created for if database is created for student, it will contain the data about the student such as roll number, name, address। Similarly, the database is about the employee। और इसमें जो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो रिलेटेड होगा एम्प्लॉय से, जैसे एम्प्लॉय की आईडी है, ग्रेड है, सैलरी है, एक्सेट्रा। और सब डाटा को हम लोग जो है वो डेटाबेस के अंदर जो टेबल होता है उसके अंदर अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक और बात पढ़ी थी कि ये जो है एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर। तो जो वर्ड एफिशिएंट होता है इसका मतलब होता है यूजर कैन सर्च द रिक्वायर्ड डाटा क्विकली। यानी यूजर को जो डाटा कलेक्शन में की होती है उसको सर्च करना बहुत ईजी हो सकता है। द वर्ड कॉम्पैक्ट मीन दैट स्टोर डाटा occupies a little space or possible in computer, ठीक है। एफिशिएंट का मतलब होगा यूजर को सर्चिंग में इजी होगी, वो अपना डाटा जो है वो इजीली सर्च कर सकता है। और जो वर्ड कॉम्पैक्ट होता है इसका मतलब होता है कि जो डाटा है वो थोड़ी स्पेस लेता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द फाइल प्रोसेसिंग एंड फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब हम लोग जो डेटाबेस के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेंगे विच इज द टेबल, ठीक है। तो टेबल्स क्या होते हैं, ये हमारे जो डेटाबेस होते हैं उसका फंडामेंटल ऑब्जेक्ट होता है, यानी उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। अब टेबल के अंदर जो बेसिक चीजें होती हैं वो होती हैं रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। टेबल जो होता है सबसे बेस्ट वे होता है हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए, हमारे डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए इजी मेथड प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम लोग जब एसक्यूएल पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हमने टेबल को किस तरह से क्रिएट करना है। अब रोज एंड कॉलम्स, रोज जो होती हैं इसको हम लोग रिकॉर्ड भी बोलते हैं और हमारे टेबल्स की ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल पार्ट नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास हमारी रोज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो हमारे पास नाम लिखा है
और उसके बाद साथ में ये क्वालिफिकेशन लिखी है, ईमेल लिखी है। तो ये हॉरिजेंटल पार्ट में जितने भी पार्ट्स नजर आ रहे हैं सारे के सारे क्या है, ये हमारे पास रोज हैं। उसके बाद कॉलम्स जिनको हम फील्ड भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास ये जो हमारे टेबल का वर्टिकल पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम या फील्ड। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में उन्होंने हमें ये एक चीज, ये क्या है, ये एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, एग्जांपल ऑफ द डेटाबेस। तो डेटाबेस की एग्जांपल में देखिए सबसे पहले लिखी हुई है फोन डिक्शनरी। फोन डिक्शनरी, उसके बाद लाइब्रेरी, अकाउंट्स एंड कॉलेज। अगर फोन डिक्शनरी की बात करूँ तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास फोन नंबर्स होते हैं उन सबको हम लोग एक सीक्वेंस के साथ जो है वो स्टोर कर देते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारे डेटाबेस की फोन डायरेक्टरी। स्टोर द फोन नंबर्स ऑफ डिफरेंट पर्सन, सर्चिंग अ फोन नंबर फ्रॉम फोन डायरेक्टरी इज वेरी इजी एज ऑल फोन नंबर्स आर स्टोर इन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के अंदर देखिए तो हमारे पास जो है वो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स होती हैं। लाइब्रेरी क्या होता है, कंटेन्स द थाउजेंड ऑफ बुक। तो इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दीज बुक विदाउट द डेटाबेस। हम क्या करते हैं कि उन सारी की सारी बुक्स का जो रिकॉर्ड होता है उसको डेटाबेस सिस्टम के अंदर स्टोर कर देते हैं। और जब भी हमें कोई बुक चाहिए होती है, हमसे कोई बुक बाय करने आता है लाइब्रेरी के अंदर, कोई रेंट पे लेने आता है, तो देन उसको हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर जाके सर्च करते हैं और हमें पता चल जाता है कि वो बुक कहाँ पर पड़ी हुई है। उसके बाद अकाउंट्स की बात करें, डेटाबेस इज यूज्ड टू कंट्रोल द अकाउंट सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द अकाउंट्स डेटाबेस कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. It can be used to perform different calculations to find information about business such as the annual profit, trial बैलेंस एंड लेजर. ठीक है, उसके बाद कॉलेज. तो कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब का रिकॉर्ड जो है वो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है. ठीक है, फी ट्रांजैक्शन के लिए, एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन के लिए और दूसरे जितने भी कॉलेज की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, वो सारे का सारा जो डाटा होता है वो हमारे डेटाबेस के अंदर यानी कॉलेज डेटाबेस के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है. इट कैन ऑल्सो स्टोर द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया डेटाबेस और उसकी एग्जांपल. अब जो नेक्स्ट DBMS और इसके कंपोनेंट्स वगैरह है ये हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारी आउटलाइन में ये चीज़ें गिवन नहीं है. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अपनी डेटाबेस अप्रोच जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है. और डेटाबेस अप्रोच के अंदर हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे और उसके दूसरे हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस अप्रोच. तो डेटाबेस अप्रोच के अंदर जो है वो हम लोग डेटाबेस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद हम उसके जो एडवांटेजेस हैं वो लिखेंगे. तो सबसे पहले आ जाता है रिडंडेंसी कंट्रोल को. अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसके अंदर रिडंडेंसी आ जाती है. फॉर एग्जांपल अगर फाइल प्रोसेसिंग में होता था कि आप एग्जांपल ले लो कि एक स्टूडेंट का डाटा है और एक स्टूडेंट्स में जो लाइब्रेरी के अंदर उसने डाटा जो स्टोर कराया है एक वो है. तो अगर हम लोग जो है यानी क्या हुआ कि एक डाटा तो स्टूडेंट टेबल के अंदर भी था और एक डाटा जो था वो लाइब्रेरी के अंदर भी था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जो है वो स्टूडेंट टेबल के अंदर जो है यानी स्टूडेंट की फाइल के अंदर जो है वो स्टूडेंट का नाम चेंज कर देते हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो लाइब्रेरी के अंदर चेंज करना भूल जाते हैं, तो ये इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाती है. और रिडंडेंसी क्या होती है कि दो के अंदर जो है वो एक ही स्टूडेंट का डाटा था, लेकिन डाटाबेस में क्या होता है कि हम एक ही टेबल बनाते हैं, उसके अंदर लिख देते हैं कि स्टूडेंट का लाइब्रेरी कार्ड ये है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ये है. ठीक है, the data in the database appears only once and it is not duplicated. For example, the data of a student in college database is stored in one table. The table can be accessed for different purposes. For example, if we want to store the marks of the student in a table, only roll number the student will be used in second table. The second table will be connected to the first table. और किस तरह से कनेक्ट होते हैं, इनके अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन लगता है. तो हम इस रिलेशन के थ्रू जो होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स जितने भी टेबल हम लोगों ने बनाना चाहते हैं उसके अंदर इस चीज़ को हम लोग जो है वो स्टोर कर लेते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये टेबल है. ठीक है, अब ये देखें ये है हमारे पास स्टूडेंट टेबल और ये स्टूडेंट का मार्क टेबल. अब इस दोनों को हम लोगों ने इन दोनों के अंदर कोई एक चीज़ जो है वो कॉमन रखनी है. फॉर एग्जांपल इसके अंदर रोल नंबर जो है और इसके अंदर रोल नंबर दोनों के दोनों क्या है, कॉमन है. ठीक है, अब यहाँ पर देखें उन्होंने क्या किया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया. ये हमारे पास पेरेंट टेबल है और इसको हम कहेंगे चाइल्ड टेबल. और इसके ऊपर जो की लगेगी वो प्राइमरी की लगेगी और इसके ऊपर जो लगेगी वो फॉरेन की लगेगी. ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल थी बेस्ट कि हम लोग जो है डाटा रिडंडेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं.
उसके बाद आ जाता है डाटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि डाटा जो है वो बहुत अच्छा सा, हमने जो भी रिडंडेंसी होती है उसको ही कंट्रोल करना होता है, ठीक है, यानी उसको इनकंसिस्टेंट नहीं बनाना होता है। अब यहाँ पर अगर डाटा कंसिस्टेंसी है तो हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग में क्या था, डाटा इनकंसिस्टेंसी। If a data items appear only at one place, it is easy to maintain. If it is required to update data, the updation is performed at only one place. The change will automatically take efforts at all the places wherever the end is used. यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनकॉन्सिस्टेंसी में यह होता है कि हम लोगों ने, अगर एक स्टूडेंट है उसके 2 फाइल्स हैं, ठीक है, अगर अब ये 2 फाइल्स हैं, अब हमने ये स्टूडेंट फाइल के अंदर डाटा तो चेंज कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, अपडेट कर लिया, लेकिन अगर हम लोग लाइब्रेरी वाली फाइल के अंदर करना भूल गए हैं तो देन इन दोनों में क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। लेकिन यहाँ डाटा कंसिस्टेंसी में क्या है कि हमारे पास जो है सिर्फ एक टेबल है, ठीक है, एक ही टेबल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या होती हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं दैट मस्ट बी फॉलो टू एंटर द डाटा इन डाटाबेस। द constraints are not fulfilled, डाटा कैन नॉट बी एंटर इन डाटाबेस, ठीक है, यानी अगर हमारी ये कॉन्स्ट्रेंट्स जो है ये फुलफिल नहीं है तो हम जो है वो डाटाबेस के अंदर अपना डाटा भी एंटर नहीं कर सकते। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड एन इजी वे टू अप्लाई डिफरेंट कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट टू एंश्योर डाटा, फॉर एग्जांपल अ constraint can be applied to ensure that data is always entered in specific range, ठीक है। आप कह सकते हैं कि अगर मार्क्स का डाटा एंटर करना है तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने इसके ऊपर जो है वो कौन सा डाटा टाइप लगानी है, मैंने इंटीजर लगा देनी है। तो इस तरह की जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, ठीक है, जिसके बगैर जो है हम अपने डाटा को एंटर नहीं कर सकते हैं। डाटा एटॉमिसिटी, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेप। अब सबसे पहले तो मैं आपको एटॉमिसिटी का बता दूं। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि अगर मेरी डाटा की ट्रांजैक्शन हुई है तो वो या तो पूरी की पूरी कंप्लीट हो या तो पूरी की पूरी फेल हो, यानी 2 ऑप्शन आती हैं, या तो पूरी की पूरी जो मेरी ट्रांजैक्शन हुई है वो कंप्लीटली ट्रांजिट हो, अदरवाइज या तो फिर वो पूरी की पूरी फेल हो। ये एटॉमिसिटी में यही मसला यानी यही बात आती है। Collection of all steps to complete a process is known as a transaction. Data atomicity means that either a transaction should take place as a whole or it should not take place at all. It ensures that database will always have correct and consistent data. Suppose a user want to transfer money from account A to B. यानी एक आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि एक जो हमारे पास यूजर है उसने ए और बी, उसके 2 अकाउंट हैं, ठीक है, उसने मनी ट्रांसफर करनी है ए से बी तक, तो या तो वो ए की सारी मनी जो है वो बी के अंदर डिटेक्ट करेगा बी के अंदर, या तो वो सारी की सारी मनी जो है बी के अंदर। इसमें 2 स्टेप होंगे, मनी को डिटेक्ट करेगा अकाउंट ए से और ऐड कर देगा अकाउंट बी के अंदर। ये प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर लेट्स सपोज कि हमारा सिस्टम फेल हो गया, द कंप्यूटर हैज परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप, इट मीन दैट अमाउंट हैज बीन डिटेक्टेड फ्रॉम अकाउंट ए बट नॉट हैज बीन एडेड टू अकाउंट बी, यानी अकाउंट ए से डिटेक्ट तो हो गई है लेकिन अकाउंट बी के अंदर वो एंटर नहीं हुई। तो इस तरह की सिचुएशन डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाती है और एटॉमिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद डाटा सिक्योरिटी की बात आ जाती है। डाटा सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ डाटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। Database management system provides several procedures to maintain the data security. Security is maintained by allowing access to the database through the use of password. Not every use of data system should be able to access all the data. अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में तो ये होता था उसमें सिक्योरिटी नहीं होती थी, यानी उसमें फोल्डर्स बनाए जाते थे डिफरेंट किस्म की, हमारी फाइल्स होती थी, हमारी हैंडमेड फाइल्स होती थी इस तरह से, तो उसका तो पासवर्ड ही नहीं लग सकता था, तो वो कोई भी आसानी से उसको जो अनऑथराइज्ड पर्सन थे वो उसको आसानी से एक्सेस कर सकते थे। लेकिन डाटाबेस में क्या होता है कि ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग पासवर्ड लगा सकते हैं, हम लोग ऐसी सिक्योरिटीज लगा सकते हैं अपने अकाउंट की प्रोटेक्शन के लिए कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो होता है वो इसे इजीली एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक कि हम लोग जो है वो इस एक्सेस के लिए इसको परमिशन नहीं देंगे।
उसके बाद इसके कुछ और एडवांटेजेस आ रहे हैं, जिसमें आता है रिड्यूस द डेवलपमेंट टाइम, ठीक है, इसको बहुत फास्टर होता है। कॉम्पैक्टनेस आता है, कॉम्पैक्टनेस का मैंने पहले भी बताया है कि ये थोड़ी सी जगह लेता है, ठीक है। ईजी रिपोर्टिंग, इसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने डाटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर किया होता है और ऐसे मैनर्स में स्टोर किया होता है कि अगर हमने कुछ भी रिपोर्ट, अगर कुछ भी सर्च करना हो, कुछ भी लेना हो, हम ईजी कर सकते हैं। डाटा की जो शेयरिंग है वो भी हो सकती है, इसके अंदर पॉसिबल हो सकती है। इंक्रीज द कंकरेंसी, ठीक है, इन सम सिचुएशन 2 or more user may access the same file simultaneously. It is the possible that accessible interface with each other, ठीक है, यानी कि डाटा करेंसी भी हो सकती है, करेंसी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बैकअप एंड रिकवरी जो है उसको भी इम्प्रूव किया जाता है। अगर हमारा डाटा लॉस हो जाता है तो हम उसको बैकअप भी कर सकते हैं और उसको रिकवर भी कर सकते हैं। डाटा इंडिपेंडेंस भी है, ठीक है, यानी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हम लोग उसको इजीली जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी की परमिशन के, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस अप्रोच में है, तो इसके जहाँ पर मैंने बात की कि इसके एडवांटेजेस होते हैं, वहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं। तो सबसे पहला आता है हाई कॉस्ट ऑफ DBMS, यानी इसकी जो कॉस्ट होती है, सोफिस्टिकेटेड जो होती है सॉफ्टवेयर, इसमें लार्ज जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, इसलिए उनकी जो कॉस्ट होती है समटाइम वो क्या होता है, उनको परचेज करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हायर हार्डवेयर कॉस्ट, और हमारा जो हार्डवेयर सिस्टम होता है वो भी समटाइम्स बहुत, फॉर एग्जांपल हमें ऐसी फाइल्स बनानी पड़ती हैं DBMS के लिए कि उनके लिए एडिशनल मेमोरी की ज़रूरत होती है, प्रोसेसिंग पावर जो है रिक्वायर्ड होती है, और उन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो डाटाबेस होती है उसको बाय करना पड़ता है एक्स्ट्रा मेमोरी को, ठीक है। तो यहाँ पर भी हायर हार्डवेयर कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद हायर प्रोग्रामिंग कॉस्ट। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि हम लोग DBMS के अंदर जो है प्रोग्रामिंग का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं। जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अपडेशन के लिए और चेंजिंग के लिए, उसकी मॉडिफिकेशन के लिए हमें प्रोग्राम करना पड़ता है। उसके बैकएंड पे तो सारा प्रोग्राम ही होता है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना हो। तो हमारे पास जो है वो सब सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उसके अंदर बहुत फीचर्स होते हैं, तो उनके लिए हमें हाई प्रोग्रामिंग कॉस्ट है करनी पड़ती है, यानी हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड को प्रोग्राम करना पड़ता है, और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज़ को बाय करने के लिए, उनको पे करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट की क्या होती है, ज़रूरत होती है। उसके बाद हायर कन्वर्सेशन कॉस्ट भी और मोर चांसेस ऑफ फेलियर। इसमें क्या होता है कि database management system all resources and components are centralized. If any of the system fails, the whole system, यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि सारे जो हैं वो एक ही नेटवर्क के अंदर जो है वो कंसिस्ट कर रहे होते हैं, तो अगर एक भी सिस्टम फेल हो जाता है तो पूरे का पूरा जो सेटअप है उसके अंदर जो है वो फेल हो जाता है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ये हमारी स्टोरेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमने जो इसके एडवांटेजेस पढ़े हैं वो हमने बिल्कुल ठीक पढ़े हैं। अब यहाँ पर जो इसके बैकएंड पे प्रोग्रामिंग होती है, इसका जो सॉफ्टवेयर होता है, इसकी जो हार्डवेयर होती है, ये उससे रिलेटेड बता रहे हैं कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनमें प्रॉब्लम आ सकती है। डिसएडवांटेजेस इसके यहाँ पर इस चीज़ में आते हैं, हमारी अपनी DB के अंदर जो है वो इस तरह के नहीं आते। और यहाँ पर जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। जब हम लोग इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे, और मे भी इनके डिफरेंस जो है वो हमें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो फाइल बेस्ड अप्रोच में और डाटाबेस अप्रोच में क्या डिफरेंस है? फाइल बेस्ड में ये होता है कि डाटा जो होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। जबकि डाटाबेस अप्रोच में क्या होता है कि प्रोग्राम्स और डाटा जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे थे, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। द डाटा में बी डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट files that cause the data redundancy. The data is not duplicated and only one, यानी जो उसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेज उन सबको हम लोग मिक्स कर दें तो हमारे पास जो है वो क्या होता है कि इसके डिफरेंस जो होता है वो आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ से आप लोगों को अगर नज़र आ रहा है तो आप लोग इसको रीड कर लें, और आप लोगों के लिए बेटर हो जाएगा कि अब इसको याद करना। तो आप लोगों ने कहा ये चैप्टर नंबर 1 जो है हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंग ये होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाजमी लाइक देना है अगर आपको अच्छी लगी।